चैप्टर में अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट वीडियो में आई हैव टोल्ड अबाउट द फोर्स एंड इट्स टाइप्स एंड इट्स इफेक्ट, एंड इन दिस चैप्टर इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द लॉज ऑफ मोशन। ओके, देखिए फोर्स के बारे में सबसे पहले आइडिया एक्चुअली में गैलीलियो ने ही दिया था मोशन को लेकर, कि जो भी एक एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया था उस एक्सपेरिमेंट के दौरान गैलीलियो ने जो आइडिया दिया और उस आइडिया के आधार पर न्यूटन ने जो है कुछ मोशन से रिलेटेड फंडामेंटल लॉज तैयार किए। यानी कि किसी भी टाइप का मोशन हो उनके लिए जो ये न्यूटन ने 3 लॉज दिए, इन तीनों नियमों के आधार पर उसके कैलकुलेशन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने ये तीनों नियम बनाए। तो सबसे पहला नियम हमारा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ, देखिए, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन in a straight line unless compelled by some external force to change that state। इसको मैं और इजी थोड़ा कर देता हूँ कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि मोशन में है या रेस्ट में है, वह तब तक मोशन में या रेस्ट में यानी कि अपनी उसी स्टेट में बना रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स, अनबैलेंस फोर्स ना लगाया जाए उसके स्टेट को चेंज करने के लिए। इसका अर्थ ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, तो वो कंटिन्यूस मोशन में ही रहना चाहेगा और चलता जाएगा जब तक कि उसके ऊपर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स, चाहे हम चाहे किसी भी तरह से कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगेगा उसको रोकने के लिए, तब तक वो चलता जाएगा। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में बना रहेगा तब तक जब तक कि उसके ऊपर कोई अदर एक्सटर्नल फोर्स उसको रोकने के लिए या उसके स्टेट को चेंज करने के लिए न लगाया जाए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डिफिनीशन ऑफ फोर्स। जो फोर्स की डिफिनीशन है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ उसको डिफाइन करता है। फोर्स की डिफिनीशन क्या है? एनी पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। ठीक है, कोई भी इफर्ट जो यूज किया जाता है किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए, यानी कि उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, तो उसे ही तो हम फोर्स कहते हैं। तो फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ भी तो फोर्स को ही डिफाइन कर रहा। तो याद रखिएगा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ डिफाइंस द डिफिनीशन ऑफ फोर्स। जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है वो फोर्स की डिफिनीशन देता है, ये याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एंट्रेंस में पूछ देता है कि विच लॉ ऑफ मोशन गिव्स द डिफिनीशन ऑफ फोर्स, तो आपको पता होना चाहिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। देखिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो भी स्टेटमेंट मैंने बताया वो देखिए इनर्शिया से मिलता जुलता है। इनर्शिया की भी डिफिनीशन यही थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में किसी भी तरह के चेंज का अपोज करता है, विरोध करता है। इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट दैट इज नोन एज इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और इनर्शिया में काफ़ी समानता है, इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं। तो अगर कभी पूछ दिया गया कि डिफाइन लॉ ऑफ इनर्शिया, तो आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहा जाता है। क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया के स्टेटमेंट में काफ़ी समानता है, बोथ आर कोरिलेटेड। इसीलिए देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया के ही एग्जांपल्स यहाँ लिए गए हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। जैसे व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट द पैसेंजर इन द बस फॉल्स बैकवर्ड, इसे समझाया था मैंने लॉ ऑफ इनर्शिया वाले वीडियो में, आप देख सकते हैं कि जैसे ही कोई, मान लीजिए आप बस के अंदर गए, आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हैं कोई पॉइंट पकड़ के, ठीक है, किसी जगह बस में आपने पकड़ रखा है और आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं।
तो अब देखिए आपका जो बस रेस्ट पोजीशन में है तो आपकी बॉडी भी रेस्ट पोजीशन में है, ओके। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट होती है, गियर लगता है, ड्राइवर ने गियर लगाया तो बस आ गई मोशन में, और बस के फ्लोर में आपका लोअर पार्ट यानी कमर के नीचे का पार्ट बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है, तो जो लोअर पार्ट है हमारी बॉडी का वो तुरंत मोशन में आ जाता है, वो तो आगे बढ़ने लगता है, उसके स्टेट में तो चेंज आ गया। लेकिन जो अपर पार्ट है यानी कमर के ऊपर वाला हिस्सा वो अभी भी रेस्ट में है, ठीक है, वो अभी भी रेस्ट में है और लोअर पार्ट मोशन में आ गया। तो भाई एक मोशन में पार्ट आ गया, एक अपर पार्ट रेस्ट में है, तो इस वजह से डिसबैलेंस हो जाती है हमारी बॉडी और हम पीछे की तरफ धक्का सा महसूस करते हैं, गिरने लगते हैं। नेक्स्ट इसी तरह व्हेन ए मूविंग बस स्टॉप सडनली, जैसे आप बस चल रही है, आप उसमें हैं, एकाएक बस ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, तो जब तक बस चल रही थी तब तक आपकी बॉडी मोशन में थी, ठीक, अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों मोशन में थे। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक अप्लाई किया बस आ गई रेस्ट पोजीशन में, ठीक। तो जैसे ही बस रेस्ट पोजीशन में आई तो भाई लोअर पार्ट फ्लोर के कांटेक्ट में था तो वो तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, तो लोअर पार्ट रेस्ट में आ गया, अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, तो इस वजह से डिसबैलेंस हो जाती है बॉडी और हम आगे की ओर धक्का महसूस करते हैं। तो इन एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहता है और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। तो जब वो बस स्टार्ट हुई तो भाई आप पैसेंजर के लोअर पार्ट पर एक फोर्स लगा, लोअर पार्ट मोशन में आ गया, अपर पार्ट रेस्ट पोजीशन में रह गया। इसी तरह जब बस स्टॉप हुई तो पूरी बॉडी मोशन में थी, लेकिन बस के स्टॉप होते ही लोअर पार्ट पर एक फोर्स लगा, वो भी रेस्ट में आ गई, लेकिन अपर पार्ट अभी भी फ्रीली आगे बढ़ रहा। तो भाई लोअर पार्ट रेस्ट में आ गया, अपर पार्ट फ्रीली आगे बढ़ रहा, तो बॉडी डिसबैलेंस हो गई और हम आगे की तरफ धक्का खा गए। फिर व्हेन ए बस टर्न्स टू ए कॉर्नर शार्पली पैसेंजर टेंड्स टू फॉल साइडवेज। अब देखिए ये भी एग्जांपल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन वाला। देखिए अब जैसे आप बस में जा रहे हो, बैठे हैं आप सीट पे, ठीक, और बहुत तेजी से बस आगे की तरफ जा रही है, तो आपके मोशन की डायरेक्शन क्या है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन एकाएक बस ड्राइवर ने टर्न ले लिया, तो जब बस ड्राइवर ने टर्न लिया तो अब देखिए आपके ऊपर एक फोर्स लगा, ठीक। तो अब जब फोर्स लगने लगा, लेकिन अब बस के कारण फोर्स तो लग रहा है टर्निंग पे, लेकिन आपकी बॉडी टेंड्स है स्ट्रेट लाइन पे चलने के लिए, उसकी तरफ प्रेरित है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी। तो इसी वजह से होता क्या है कि जैसे ही बस टर्न लेती है तो हम दूसरी तरफ धक्का खा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम तो स्ट्रेट लाइन पर हमारी बॉडी थी ना, एकाएक उस पर फोर्स लगा उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए। तो यही चीज़ तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जिस डायरेक्शन में जिस स्पीड से चल रहा है ऑब्जेक्ट, उसी स्पीड से चलते रहना चाहता है, चलता रहेगा जब तक कि उस पर हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, चाहे उसे रोकने के लिए चाहे उसे तेज करने के लिए। अगला है ये बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन। तो जैसे गन से जब हम कोई मान लीजिए विंडो है जो शीशे का है, ठीक है, ग्लास का है, तो अगर गन से आप उस पर मारते हैं, गोली चलाते हैं, तो आप नोटिस करोगे कि गन की बुलेट उस पर पास हुई और बस एक छोटा सा होल बना, और उसी की जगह जब आप किसी स्टोन से मारते हैं और वहीं जब विंडो को पत्थर से मारते हैं तो पूरा का पूरा विंडो का ग्लास ही टूट जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि भाई जो विंडो का ग्लास है वो भी तो छोटे छोटे मटेरियल से मिलकर बना है। तो जब हम बुलेट से अटैक करते हैं तो बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो विंडो से जाके टकराती है तो केवल उसके एक छोटे से पार्ट को डिस्टर्ब करती है, छोटे से पार्ट के एरिया के जो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो डिस्टर्ब होते हैं। इस वजह से वहाँ केवल एक पतला होल बनता है। जबकि जब पत्थर से हम मारते हैं स्टोन से, तो स्टोन की स्पीड देखिए बहुत कम होती है,
स्टोन की स्पीड बहुत कम होने की वजह से क्या होता है कि वो जब विंडो के ग्लास से टकराता है ना, तो मतलब पूरे विंडो के पार्ट्स वाइब्रेट हो जाते हैं, मतलब एक अलग फोर्स उसके ऊपर लगता है। सभी के सभी पार्ट्स रेस्ट में थे विंडो के मेटल्स, लेकिन जैसे ही टकराया पत्थर तो वो पार्ट्स क्या आ गए, मोशन में आ गए। तो मोशन में आ गए तो भाई अब वो रेस्ट पोजीशन में है ही नहीं, मोशन में आ गए, उनकी स्टेट चेंज हो गई। और जब वो मोशन में आ गए तो उनकी वजह से ग्लास क्या हुआ, क्रैक कर गया। ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल है। आगे, व्हेन ए ट्री इज विगरसली शेकन देन सम लीव्स फॉल फ्रॉम इट। जैसे भाई आप कोई पेड़ है छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं है, आप गए और उसके स्टेम को पकड़कर बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगे, शेक करने लगे। तो आप शेक करने लगेंगे तो देखिए ब्रांचेस तो आ जाएंगी मोशन में, जैसे ही आपने, क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया, अब ब्रांचेज मोशन में आ गई। लेकिन जो लीव्स थी, लीव्स तो रेस्ट में थी, तो लीव्स रेस्ट में थी और आपने ब्रांचेज को मोशन में ला दिया। तो अब ये एक्सटर्नल फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ कि लीव्स को एक झटका लगा, जिसकी वजह से वो डिटैच हो गए, टूट गए ब्रांचेस से और नीचे गिर गए, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया उसके स्टेट में चेंज लाने के लिए। ये सब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जांपल हैं और हमारे डेली लाइफ में हमें ये सब दिखाई देता है। ये देखिए, उन्हीं जो जो पॉइंट्स थे मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया, उन्हीं का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। जो जो मैंने समझाया वही चीज़ यहाँ पर भी समझाया गया है। ये कारपेट वाला एग्जांपल भी देख लेते हैं। द कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल। ये सब हम सब के प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, इसको हम सब ने देखा है कि जैसे कोई कारपेट है, आप उस पर जब किसी स्टिक से बीट करते हैं तो आप नोटिस करते हैं उसमें से बहुत डस्ट पार्टिकल निकलता है। तो उसका कारण ये होता है कि मान लीजिए किसी कारपेट को आपने हैंग किया, ठीक है, और हैंग किया तो इस समय कारपेट भी रेस्ट पोजीशन में है और उसके फाइबर्स के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है वो भी रेस्ट में है। ओके, जैसे ही हमने स्टिक से कारपेट पर बीटिंग किया, अटैक किया, तो क्या हुआ कि कारपेट तो मोशन में आ गया, हमने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया उसके स्टेट को चेंज करने के लिए, तो कारपेट तो मोशन में आ गया, तो कारपेट आगे की तरफ बढ़ गया। लेकिन डस्ट पार्टिकल की टेंडेंसी तो थी कि रेस्ट में वो था, रेस्ट में बने रहेगा, उस पर तो हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं, वो अपनी पोजीशन पे बना रहा। अब क्या हुआ कि कारपेट भाई साहब आगे निकल गए, अब डस्ट पार्टिकल के नीचे कोई बेस ही नहीं रह गया, जिसकी वजह से डस्ट पार्टिकल नीचे गिर गया। रेस्ट में था, रेस्ट में होने की वजह से वो वहीं रह गया और कारपेट आगे बढ़ गया, तो अब डस्ट पार्टिकल के नीचे कोई बेस रह ही नहीं गया, वो नीचे गिर गया। इस तरह से आप प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हैं कि कैसे जो है डस्ट पार्टिकल कारपेट से रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए वो विंडो को बुलेट से जो फायर किया गया था, तो क्यों स्मॉल होल बनता है और स्टोन से मारने पर क्यों विंडो पूरी तरह से टूट जाता है, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन यहाँ है। जैसे मैंने बताया है सेम चीज़ें यहाँ पर भी एक्सप्लेन की गई हैं, आप चाहें तो इन्हें भी रीडिंग कर सकते हैं, मैंने इसे वीडियो में दिखा दिया है आपको। आगे देखिए ये ट्री वाला पार्ट कि जब हम उसे तेज़ी से सेक करने लगते हैं तो क्यों लीप्स नीचे गिर जाती हैं, सेम रीजन यहाँ पे भी है, ठीक है, क्योंकि हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के ब्रांचेज को तो मोशन में ला दिया, लेकिन लीप्स रेस्ट में थी, जिसकी वजह से वो डी अटैच हो गई। आगे एक एग्जांपल ये देखिए, ए पाइल ऑफ 1 रुपी कॉइन remains intact when the lowest coin in the pile is struck quickly by a knife। कुछ सिक्के ले लीजिए 1 के और उनको एक के ऊपर एक रखकर आप जो है अरेंज कर लीजिए, ठीक। अब उसके बाद कोई नाइफ ले और बहुत तेज़ी से शार्पली उसको सबसे नीचे वाले कॉइन को हिट करें नाइफ से, तो आप नोटिस करेंगे कि सबसे नीचे वाला कॉइन तो निकल गया बाहर, लेकिन बाकी कॉइन्स जैसे के तैसे नीचे आ गए, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि भाई सभी रेस्ट में थे और रेस्ट में ही रहते,
लेकिन हमने सबसे नीचे वाले कॉइन पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया जिसकी वजह से उसकी स्टेट चेंज हो गई, जैसा कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है। तो उसकी स्टेट तो चेंज हो गई क्योंकि हमने उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, लेकिन बाकी कॉइन्स की स्टेट में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था, इसलिए वो रेस्ट में ही रह गए और नीचे आ गए। ऐसा ही हम कैरम खेलते समय भी देखते हैं। कैरम के समय भी जब स्ट्राइकर से हम अटैक करते हैं तो सबसे नीचे वाला कॉइन निकल जाता है बाहर और बाकी कॉइन्स वहीं के वहीं नीचे आ जाते हैं बिना गिरे। ये देखिए वही एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल्स मैं बता चुका हूँ जो है इनर्शिया एंड इट्स टाइप्स के वीडियो में भी, लेकिन चूंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड भी ये है, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स वंस अगेन। ये वही एग्जाम्पल है। देखिए कि कोई बस जो है तेज़ी से जा रही है और अचानक रुकती है, बस स्टॉप सडनली, तो क्या होता है कि पैसेंजर आगे की तरफ रन करने लगता है, गिरने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो बताया मैंने कि जब बस चल रही थी तो बस भी मोशन में थी और पैसेंजर भी मोशन में था, लेकिन जैसे ही बस रुकी तो बस के फ्लोर के कांटेक्ट में पैसेंजर का लोअर पार्ट था, कमर से नीचे का हिस्सा, वो बस के रुकते ही लोअर पार्ट भी क्या हुआ, रेस्ट पोजीशन में आ गया, रुक गया। लेकिन अपर पार्ट, उस पर तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, वो अभी भी मोशन में है, तो लोअर पार्ट रेस्ट में आ गया, अपर पार्ट मोशन में है, जिसकी वजह से बॉडी डिसबैलेंस हो जाती है और पर्सन आगे की तरफ गिरने लगता है, पैसेंजर। इसी तरह देखिए कि जब कोई ट्रेन में या बस में आप सफ़र कर रहे हैं और अचानक आप बस से उतर रहे हैं, बस अभी पूरी तरह से रुकी भी नहीं और आप उतरने लगे, तो आप नोटिस करते हो कि बस के जैसे ही आप जंप करोगे, जब तक बस में या ट्रेन में हो तब तक आप मोशन में हो, लेकिन जैसे ही आप जंप करते हैं और जंप करने के बाद आपका पैर यानी लोअर पार्ट जैसे ही ग्राउंड पर पड़ता है, तो ग्राउंड तो रेस्ट पोजीशन में है, तो आपका लोअर पार्ट भी आ जाता है रेस्ट पोजीशन में। अब लोअर पार्ट आ गया रेस्ट पोजीशन में और अपर पार्ट है मोशन में अभी भी, तो लोअर पार्ट रेस्ट में, अपर पार्ट मोशन में, तो डिसबैलेंस हो जाती है बॉडी और पैसेंजर या पर्सन आगे की तरफ गिर जाता है। इसीलिए जब भी आप कभी नोटिस किए होंगे बस से अगर आप कहीं उतरने वाले हैं, बस पूरी तरह से रुकी नहीं है, तो कंडक्टर ये कहता है कि आप उस डायरेक्शन में जंप कीजिए, उतरने का प्रयास कीजिए जिधर की तरफ बस मूव कर रही है, ताकि आप गिरे ना। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में जंप करते हैं तो आपके गिरने का चांस ज़्यादा रहता है। वही चीज़ देखिए यहाँ समझाया गया नोट में, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए, लगेज इज यूजुअली टाइड विद ए रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेज। अब देखिए बसों के ऊपर जो रखे जाते हैं लगेज, उसे देखते हैं रस्सियों से टाइटली बांध दिया जाता है, चाहे बस हो चाहे कार हो, किसी भी चीज़ के ऊपर, पैसेंजर व्हीकल कोई भी हो, तो उस पर अगर ऊपर व्हीकल रखा गया तो उसे बांध दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई जैसे मान लीजिए बस रेस्ट में है तो उसके ऊपर रखे हुए सामान भी रेस्ट पोजीशन में रहते हैं, लेकिन एकाएक अगर बस स्टार्ट हुई और गियर लगाया ड्राइवर ने तो बस तो मोशन में आ गई, ठीक है। अब बस मोशन में आ गई, लगेज का लोअर पार्ट भी मोशन में आ गया, लेकिन अपर पार्ट अभी भी वो रेस्ट में रहना चाहता है, जिसकी वजह से एक अनबैलेंस्ड फोर्स उन पर काम करने लगेगा और लगेज पीछे की तरफ गिर सकता है। बस जिधर जा रही उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसी के अपोजिट जैसे चलती हुई बस है, अगर बस बहुत तेज़ी से मूव कर रही है तो बस मूव कर रही है भाई, तो लगेज भी मूव कर रहा है, मोशन में है लगेज भी उसके साथ साथ। और एकाएक ड्राइवर ने बस पे ब्रेक अप्लाई किया। अब ब्रेक जैसे ही अप्लाई किया बस ड्राइवर ने, तो भाई बस की फ्लोर के कांटेक्ट में लगेज का लोअर पार्ट था, तो वो तो रेस्ट में आ गया तुरंत, लेकिन अपर पार्ट पर अभी भी एक फोर्स मोशन वाला आगे की तरफ लग रहा है, वो उसी तरह मोशन कर रहा है। तो क्या होगा कि एक अनबैलेंस्ड फोर्स वहाँ काम करेगा और लगेज बस की तरफ आगे की तरफ गिर सकता है। इसी चीज़ के लिए इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए बसेस के ऊपर जो लगेज रखे रहते हैं उनको रोप से बांध दिया जाता है टाइटली।